चलिए अब अपने लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं जिसमें हम फ्रेश कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपके साथ शेयर कर दूं, अनाउंसमेंट आपके लिए। आपको हम डेली असाइनमेंट शेयर कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोग कर भी रहे हैं। तो जो मेहनत करे उसकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए ना, तो उसकी एप्रिसिएशन के लिए शायद मैंने पहले आपके साथ शेयर किया है, हम वीकली बेसिस के ऊपर आपसे आपके जो रजिस्टर हैं होम असाइनमेंट वाले, वो एक दिन के लिए कलेक्ट करेंगे उन स्टूडेंट्स के जिन स्टूडेंट्स ने पूरा वीक सारी असाइनमेंट्स की हैं। जितने भी, अगर किसी दिन असाइनमेंट नहीं थी तो जाहिर है उस दिन असाइनमेंट नहीं होगी, किसी दिन असाइनमेंट कम होती है, किसी दिन असाइनमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन बहरहाल जितनी भी हमने असाइनमेंट्स दी हैं पूरे वीक में, अगर किसी स्टूडेंट ने सारी असाइनमेंट्स की हैं तो फिर उनको प्राइज़ मिलेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले दिन से लेके अब तक सारी असाइनमेंट्स की हैं, कोई छुट्टी नहीं की। असाइनमेंट का मतलब हम क्या समझते हैं, जिस पे वो स्टैंप लगी हो। अगर किसी एक दिन असाइनमेंट दी, स्टूडेंट ने वो असाइनमेंट की, लेकिन अगले दिन वो छुट्टी कर गया, उससे अगले दिन आके उसने पिछले दोनों दिन की असाइनमेंट चेक करवा दी, तो टेक्निकली हम उसे एक असाइनमेंट, क्योंकि एक स्टैंप लगी होगी ना, उसे एक असाइनमेंट कंसीडर करते हैं। इसलिए ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सारी असाइनमेंट, अगर आप किसी वजह से छुट्टी करना पड़े तो नो प्रॉब्लम, साथ वाले से कहिएगा ये स्टैंप लगवाला है, ठीक है। तो अगर आपके सारे डेट्स की असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट की हैं तो आपको इनाम। तरीकाकार क्या है, आप में से जो स्टूडेंट ये समझते हैं कि उन्होंने सारे पूरे वीक की कंप्लीट असाइनमेंट की है, वो मंडे को असाइनमेंट लेके आएंगे, वो रजिस्टर लेके आएंगे, हम कलेक्ट करेंगे क्लास के एंड पे, और नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में उनको रजिस्टर वापस कर देंगे, उनका प्राइस भी उसके अंदर ही होगा। लेकिन ये चेकिंग करके हम देंगे ताकि ये जो क्लेम है उसकी वैलिडिटी को इंश्योर किया जा सके। इसलिए प्राइस क्या होगा, प्राइस होगा कुछ थोड़ा 50 तोले सोना। चलिए ये अनाउंसमेंट थी। अच्छा चलिए आगे चलने से पहले, अब ये मंडे को जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट कंप्लीट की है वो मंडे को अपनी असाइनमेंट लेके आइएगा, ठीक है जी। जी जी, अगर किसी दिन फर्ज कीजिए चेक नहीं हुई तो वो फिर आपका फॉल्ट नहीं है, वो असाइनमेंट कंप्लीट समझी जाएगी आपकी, उस दिन की असाइनमेंट सबकी कंप्लीट समझी जाएगी। जी कोई क्वेश्चन? एसी को क्या करें, 25 पे कर, ये एसी 20 पे है, इसको 24 पे कर दीजिए, ठीक है, कूलिंग थोड़ी ज्यादा। चलिए अब अपने फ्रेश कंसेप्ट की तरफ चलें। अटेंटिव हो जाइए, इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो केस स्टडी में टेस्ट करता है। आज का लेक्चर आपके केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, और प्रोबेबली इस लेक्चर में से कोई ना कोई कंसेप्ट वो इस आने वाले एग्जाम में टेस्ट करेगा। तकरीबन हर, रिसेंटली उसका ट्रेंड ये है, तकरीबन हर पेपर में जो इस लेक्चर में से वो कोई ना कोई कंसेप्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेस्ट जरूर करता है। तो अटेंटिव होके सुनिएगा। पढ़ने क्या जाए, मेन टॉपिक है हमारा, हमने स्टडी किया था एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, या जिसे कंपिटेंस ऑफ पार्टीज भी कहते हैं। सवाल ये है कि क्या हर पर्सन पाकिस्तान में, हर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल है, और वो जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसे 100% वैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में लॉ कहता है कि इनकी जो कैपेसिटी है, इनकी पावर है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने की, वो लिमिटेड है, वो लिमिटेड है। क्या कुछ लिमिटेशंस हैं कुछ लोगों के ऊपर, या पाकिस्तान में हर पर्सन का जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल कुछ लिमिटेशंस हैं कुछ लोगों पे। ये 3 तरह के लोग हैं, इनको हम कहते हैं कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये याद रखिएगा। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं उनकी जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उनकी एग्जांपल नहीं बता रहा जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए कंसेप्ट स्टार्ट में ही पलटी खा गया। आप इसकी हेडिंग से शायद ये समझ रहे थे कैपेसिटी ऑफ पार्टी या कंपिटेंस ऑफ पार्टी से, कि मैं शायद आपको ऐसी एग्जांपल्स बताऊंगा कि कौन से लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन मैं ये बता ही नहीं रहा, क्योंकि कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हैं और जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो कम है। तो खुद बताइए, अगर कंसेप्ट में यस वाले ज्यादा हो, नो वाले कम हो, तो मुझे क्या करना चाहिए?
नो का जिक्र करके कह देना चाहिए, बाकी सारे यस है भाई, ठीक है ना। और अगर हम क्या करते हैं, अगर यस वाले कम हो और नो वाले ज्यादा हो तो यस वाले बता के हम क्या कहते हैं, बाकी सारे नो। तरीका कार समझ गए आपके। तो कंपिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट में चूंकि कंपिटेंट लोग ज्यादा है और जो कंपिटेंट नहीं है, जिनके कोई ना कोई लिमिटेशन है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिनके ऊपर, ठीक है, तो उनकी तादाद कम है। इसीलिए कंपिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या बता रहे हैं, फॉलोइंग पर्सन आर नॉट फुली कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो फुली कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कभी कभार कर सकते हैं लेकिन कुछ लिमिटेशंस होंगी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, वो कॉन्ट्रैक्ट 100% वैलिड नहीं होंगे, कभी होंगे कभी नहीं होंगे, ठीक है। अब जो एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं ये किन पर्सन्स की एग्जांपल्स हैं, ऐसे पर्सन्स जो अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कभी वैलिड होंगे कभी वैलिड नहीं होंगे, ठीक है। तो कब वैलिड होंगे कब वैलिड नहीं होंगे हमने यही सीखना, हमने यही सीखना। 3 तरह के लोग हैं जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कौन से लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, शाबाश, माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये 3 लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आज माइनर की बारी है, कल के लेक्चर में आने वाले कल में बारी होगी किसकी, अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की, और जिसे कहते हैं ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, ठीक है। और फिर आएगी पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिसे लॉ ने कह दिया कि इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करें तो अच्छा है, ठीक है, इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, ठीक है। जैसे गैर मुल्की सफारतकार जो होते हैं ना, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करना बेहतर है, क्योंकि ये परदेसी होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट करके उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। हम इनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं, इनको इस्तिस्ना हासिल होता है। तो 3 तरह के लोग हम डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर हमने एलोकेट किया है माइनर के लिए, एक लेक्चर एलोकेट किया है अनसाउंड माइंड के लिए, एक किया है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। आज स्टार्ट करते हैं हम माइनर से, माइनर से कि लीगल स्टेटस ऑफ एग्रीमेंट विद माइनर। अगर आप गलती से भी किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, अगर आप किसी माइनर के साथ, जो कि नहीं करना चाहिए था, एग्जाम में करवा देगा, किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं तो उसका लीगल स्टेटस क्या होगा, उसका लीगल स्टेटस क्या होगा। ये कहना कि वो एग्रीमेंट वाइड होगा गलत है। अगर यही होता तो ये लिस्ट थोड़ी होती, एक ही लफ्ज़ आपको लिखा होता वाइड, तो लिस्ट थोड़ी, फिर पूरा लेक्चर थोड़ी लगता। इसका मतलब इसमें ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है। याद रखें, लॉ कहता है माइनर कोर्ट सिस्टम हमारा ये है, हमारा जो पाकिस्तान का कोर्ट सिस्टम है ना, वो नॉर्मली मेल और फीमेल में अगर कभी लिटिगेशन हो ना, तो वो कदरे सॉफ्ट एटीट्यूड होता है उसका फीमेल की तरह। और इसी तरह अगर उसमें माइनर इन्वॉल्व होना, तो माइनर के लिए तो कोर्ट कहता है हम माइनर के लिए ऐसे हैं, या माइनर हमारे लिए ऐसे है जैसे कोई बच्चा हो और हम उसकी माँ। कोर्ट सिस्टम माइनर के लिए क्या है, एक अच्छा माँ क्या करते हैं, बच्चा अगर बाहर किसी की ठुकाई करके आ जाए और वो शिकायत लेके आ जाए तो माँ मानती है कभी कि मेरे बच्चे ने शरारत की है? वो नहीं मानते, नहीं मानते, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा घर आके ये शिकायत लगा दे कि मुझे किसी दूसरे ने मारा है, तो चाहे वो ना भी मारो, माँ क्या समझती है, यानी अच्छी बात हो। और अगर कोई आके तारीफ कर दे, चाहे झूठ हो, सच समझ लेते माँ, यानी अपने बच्चे की अच्छी बात पे माँ एतबार कर लेती है और बुरी बात पे एतबार नहीं। ऐसे ही होता है ना। कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू भी माइनर के बारे में ऐसा ही है। क्या कहता है कोर्ट, कहता है अगर माइनर ने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया ना, या किसी ने माइनर के साथ कर लिया, अगर तो माइनर ने उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कुछ बेनिफिट लेना है, अगर बेनिफिट लेना है तो हम माइनर को बेनिफिट लेके देंगे। लेकिन अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत माइनर ने कोई बेनिफिट देना है तो हम नहीं देंगे। यानी अगर माइनर के साथ एग्रीमेंट किया
माइनर लेने में है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, और अगर माइनर देने में है कॉन्ट्रैक्ट वाइड। देखा, फेवर दे दी ना लॉ ने इसको। तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह वाइड नहीं होता। ये कहना कि एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड, ये गलत है, इनकम्प्लीट। वैसे इस हद तक ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट है। और लॉ का असूल याद रखे, इनकम्प्लीट कंसेप्ट इज इनकरेक्ट कंसेप्ट। तो सही कंसेप्ट क्या है? एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड अगेंस्ट हिम। ये दो लफ्ज ना बोले, आपका कंसेप्ट इनकम्प्लीट है, आपका कंसेप्ट इनकरेक्ट है। क्या? एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड के वॉइड अगेंस्ट हिम, वॉइड उसके खिलाफ है तो वॉइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा मतलब क्या निकला? उसकी फेवर में है तो वैलिड है, वैलिड है। ठीक है, यानी वो हमारा फाइनेंस पढ़ते हैं ना, एक स्ट्रेटजी होती थी, तो उसमें कहता था हेड आई विन, हेड आया तो आई विन, टेल यू लूज। माइनर का ये हिसाब होता है। वहां कॉन्ट्रैक्ट जिस तरफ भी जाए, माइनर या तो जीतेगा या उसको कुछ भी नहीं होगा। माइनर नुकसान वाली साइड पे नहीं जाएगा। कोर्ट ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल नहीं करवाएगा जिससे माइनर को किसी भी किस्म का नुकसान होता हो। तो चलिए अब इसको वन बाय वन कंसेप्ट्स को डिटेल में देखते हैं कि क्या कहता है वो। सबसे पहले कहता है माइनर की डेफिनेशन सुन लीजिए। माइनर वो पर्सन जो 18 साल से कम है। हाँ, अगर गार्डियन अपॉइंट किया गया हो, अगर गार्डियन अपॉइंट किया गया हो, किसी के वालिदैन नहीं है, तो उसके लिए उम्र 21 साल है। उसके लिए उम्र क्या है? 21 साल। नॉर्मल पर्सन 18 साल। और अगर किसी पर्सन के लिए गार्डियंस, पता ना किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? हाँ, लीगल जो वालिदैन अगर खुदा न किसी के फोत हो जाएं तो उसकी परवरिश के लिए कोर्ट की तरफ से जिसे अपॉइंट किया जाता है वो गार्डियन है। कोर्ट की तरफ से अपॉइंटमेंट के बगैर बाज़ औक़ात फैमिली में भी कोई सपोर्ट कर देते हैं, वो गार्डियन नहीं होंगे लीगली। गार्डियन कोर्ट के बाकायदा ऑर्डर के जरिए से अपॉइंट होता है। तो माइनर समझ आ गया आपको? एग्जाम में मर जाएगा, आपको लफ्ज माइनर केस स्टडी के अंदर नहीं बताएगा। कैसे पता चलेगा आपको? एज से, एज बताएगा, याद रखिए। केस स्टडी में आपको इंडिकेशन, वो कहेगा 16 साल का है मिस्टर असलम, 16 साल का है। क्या मतलब इसका? माइनर है। 15 साल का है, अगले महीने उसकी 18वीं सालगिरह है, अगले महीने। इसका मतलब है इस वक्त टाइम ऑफ एग्रीमेंट वो कौन है? माइनर है। ठीक है, उसकी ये नहीं बताया उसकी उम्र 16 साल है। क्या कहा? उसकी 16वीं सालगिरह गुजरे 3 महीने हुए हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन से आपने अंदाजा लगाना है उसकी एज 18 साल से कम है तो वो माइनर है। नॉर्मली केस स्टडी में वो 18 ईयर की कंसेप्ट टेस्ट करता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछते ना माइनर कौन है, आपने दोनों पॉइंट लिखने हैं कि 18 ईयर्स, हाँ, लेकिन अगर अपॉइंट किया हुआ गार्डियन को तो फिर एज क्या होगी? 22 के 21। शाबाश, ठीक है जी। आगे चलते हैं। माइनर पता चल गया कौन है। फिर एग्रीमेंट बाय माइनर इज वाइड नहीं लिखा, वाइड अगेंस्ट हिम। अब ये जो वाइड अगेंस्ट हिम है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं। पहली एग्जांपल, अगर किसी लेंडर ने माइनर को लोन दिया, इंटरेस्टिंग चीज सुने, माइनर ने किसी से लोन लिया और फिर उसको खर्च कर लिया, क्या लेंडर उससे पैसे रिकवर करवा सकता है? हालांकि एग्रीमेंट साइन हुआ है, नहीं करवा सकता। हाँ, अगर उसकी कोई बची खुची प्रॉपर्टी है, व्हाट इज लेफ्ट ओवर इन द हैंड्स ऑफ माइनर, अगर माइनर के पास कुछ बचे कुछ वो उससे रिकवर करवा सकता है, वरना नहीं। माइनर ने 1 लाख लिया किसी बैंक से और उसके बाद उसको सारे का सारा खर्च कर लिया, बैंक उससे 1 लाख रिकवर करवा सकता है? बचा कुछ भी नहीं, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है माइनर की, कोई रिकवर करवा सकता है? नहीं करवा सकता। अच्छा, 1 लाख लिया, 60,000 खर्च कर लिया, 40,000 बाकी है, लेंडर रिकवर करवा सकता है? कितने? जितनी प्रॉपर्टी है। अच्छा, 1 लाख लिया
20,000 खर्च कर लिया, 80,000 की मोटरसाइकिल ले ली, बैंक को कुछ रिकवर करवा सकता है क्या? वो 20,000 जो खर्च कर लिया वो रिकवर नहीं करवा सकता। वो जो उसके पैसों से मोटरसाइकिल खरीदी थी वो वापस ले सकता है, समझ रहे? यानी माइनर को नुकसान कोई नहीं। हाँ, अगर माइनर के पास कुछ बाकी है प्रॉपर्टी में वो ले सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है फिर तो जैसे ही किसी माइनर को लोन दें, आपने एंट्री पास करनी है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैड डेट्स डेबिट, कैश क्रेडिट, सिंपल ये बता रहे, ठीक है? क्योंकि लॉ क्या कहता है, लीगली उससे रिकवर नहीं, सही बोला है, बैड डेट्स डेबिट कैश क्रेडिट यही होगी, डेटर्स नहीं होंगे। ये तो पता है माइनर है, माइनर से पैसे ले सकते हैं आप? नहीं ले सकते, इसलिए तो बैड डेट डेबिट करवाया। और अपने दोस्त को भी जब कभी लोन दे तो यही एंट्री पास करे, बैड डेट्स डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसा ही है ना लोन तो, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप सुने दूसरी, अगर किसी ने लैंडर को माइनर ने लोन लिया तो सिचुएशन क्या है मैंने आपको बता दी। अब सुनिए, अब सुनिए, अगर माइनर ने किसी को लोन दिया, अब बताइए, वो रिकवर करवा सकता है। देखा, माइनर है, देने में नहीं है, लेने में है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए दोनों माइनर इधर मेरा लॉ खत्म हो जाता तो एग्रीमेंट बेसिकली वॉइड है, इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होगा। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, एक दूसरे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ जी पर्सन। इसके बाद आगे चलते। अच्छा ये बात समझ आ गई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लें। ज्यादा अहम ये वाला कंसेप्ट है जो उसने केस स्टडी में टेस्ट किया हुआ है। इस कंसेप्ट को टिक कर दूं, आइंदा जब कभी कोई आपका दोस्त आपसे कहे एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड, आपने कहना बाकी बातें बाद में, पहले यहां पे रुक के कंसेप्ट सीधा कर लो। क्या एग्रीमेंट माइनर वॉइड अगेंस्ट, वो कहेगा एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो आपने उसे 2 एग्जांपल दे देनी है। किसी को लोन दिया, अगर फिर भी कहे यकीन नहीं आया, फिर उसे कहना आओ आई कैप की केस स्टडी की तरफ चलते हैं। वो फिर केस स्टडी आई कैप की, वो मैं आपको बताऊंगा, उसे कहेगा ये सॉल्व कर, इसका सोल्यूशन देख ले, एग्जामिनर कमेंट्स देख ले, मार्किंग सेम देख ले, फिर आपको पता चल जाएगा कि सही कंसेप्ट क्या है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रूल ऑफ एस्टॉपेल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर। अच्छा लॉ में ना एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है कि आपने अगर किसी के साथ किसी को कोई गलत स्टेटमेंट दे दी ना, और उसने उस गलत स्टेटमेंट की बेस पे कोई एक्शन ले लिया, आप उससे मुकर नहीं सकते, आप उससे मुकर नहीं सकते। क्या है लॉ में रूल एक, इसे कहते हैं रूल ऑफ एस्टॉपेल। रूल ऑफ एस्टॉपेल क्या है, अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे को कोई स्टेटमेंट दे दी और वो स्टेटमेंट आगे गलत है, दूसरे पर्सन ने कोई एक्शन ले लिया, तो उसे मुकर नहीं सकते। जैसे फर्ज कीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, इसकी मैं आपको एग्जांपल तो और भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पेपर वाली एग्जांपल उठा के दे रहा हूं ताकि वो ज़हन में बैठ जाए। 4 पार्टनर हैं, बैंक के पास लोन लेने के लिए गए, उनके साथ एक उनका पुराना दोस्त भी साथ था। बैंक वाले ने पूछा ये 5वां बंदा कौन है, उन्होंने कहा ये भी अपना भाई है, भाई है, पार्टनर है, पार्टनर होता है ना। बाजुकात जब कोई आता है तो हम उसे कहते हैं कौन है, भाई है, इसका बस, हालांकि सचमुच का भाई नहीं होता बाजुकात, लेकिन हम दोस्त को भी किसी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो बाजुकात कहते हैं ये क्या है, भाई है अपना। तो पार्टनर ने, मैनेजर ने पूछा ये 5वां बंदा कौन है, उन्होंने कहा ये अपना भाई है, पार्टनर है अपना ये। मैंने कहा ठीक है जी। अच्छा इसके बाद ये चारों गए और वो 5वां बंदा जो पार्टनर नहीं था, उसने बैंक से कहा सर जी हमारी फर्म जो है ना बड़े लॉस में जा रही है आजकल, तो कुछ लोन चाहिए, तो कि 15-20 लाख का लोन मिल जाएगा। उन्होंने कहा 15-20 तो नहीं, 10 का मिल जाएगा। उन्होंने कहा लाओ 10 का। क्या ये लोन जो 5वां बंदा ले गया वो पार्टनर भी नहीं है, क्या बाकी के पार्टनर इस लोन को वापस करने के पाबंद हैं? क्यों? हालांकि वो तो बिजनेस में कभी आया ही नहीं, वो तो किसी पार्टनर ने लिया ही नहीं, भाई नहीं बनाना चाहिए। हाँ उसको पार्टनर बना दिया था, चाहे नहीं भी था ना, आप जब इंट्रोड्यूस किया तो बना दिया, शाबाश। तो किसी को इंट्रोड्यूस करते हुए ये कह दें कि ये अपना भाई है, ये अपना पार्टनर है, ये कभी नहीं कहना, क्योंकि अगर आपने किसी के सामने पार्टनर प्रेजेंट कर दिया उसे,
तो फिर बाद में चाहे आप लाख कहते रहे कि ये तो गलत स्टेटमेंट हमने दी थी, वो तो वैसे ही हमने बोल दिया था, लॉ कहता है नहीं, आपने अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट भी दी और उस स्टेटमेंट की बेस पे किसी दूसरी पार्टी ने कोई एक्शन ले लिया, आपको हम पीछे नहीं हटने देंगे। इस रूल को क्या कहते हैं? रूल ऑफ स्टॉप। स्टॉप का मतलब रोकना, रोका जाता है किससे? बैकआउट करने से। रूल ऑफ, लेकिन कहता है अच्छा रूल ऑफ स्टॉपवेल माइनर पे अप्लाई नहीं होगा, माइनर को हम मुकरने देंगे। अब सुने, माइनर 16 साल का लेकिन सेहत अच्छी, खाता पीता, दिखने में लगता है 20 साल का, बैंक के पास लोन लेने के लिए गया, बैंक ने कहा क्या उम्र है? उसने कहा मेरी उम्र 20 साल है। बैंक वाले ने आईडी कार्ड नहीं देखा, हालांकि देखना चाहिए था नेग्लिजेंस। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, लगता भी है 20 साल के, हाँ ये लीजिए लोन। बाद में जब ड्यू डेट आई, बैंक लोन लेने कर गया, उसने कहा मैं तो माइनर हूं। क्या लॉ उसे वापस यू टर्न मारने देगा? बिल्कुल। क्यों भला? नॉर्मली तो यू टर्न की इजाजत नहीं देता लॉ, कहता है कि रूल ऑफ स्टॉपेल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर। माइनर रूल ऑफ स्टॉपेल, रूल ऑफ स्टॉपेल समझ आ गया ना क्या है? कि झूठ बोला और किसी ने एक्शन ले लिया उसके ऊपर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट भाई ये समझ आ गया। फिर नो रेटिफिकेशन। अच्छा, पहले और दूसरे में से कौन सा कंसेप्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा? कितने स्टूडेंट्स को पहला कंसेप्ट अच्छा लगा, कितने को दूसरा? चलिए, वैसे डिपेंड करता है ये आपके माइनर है कि अपोजिट पार्टी है। अगर माइनर है तो फिर तो दोनों कंसेप्ट अपोजिट पार्टी। नो रेटिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट बाय माइनर। ये रेटिफिकेशन किसे कहते हैं? रेटिफिकेशन कहते हैं सब्सीक्वेंट अप्रूवल को। एक होता है सिंपल प्रायर अप्रूवल, एक होता है सब्सीक्वेंट अप्रूवल। सब्सीक्वेंट अप्रूवल, ठीक है। मैंने पैसे देके मैंने कहा भाईजान हमने क्लास में नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाने हैं, रिम लेके आओ। तो टीए ने मेरे से पूछ के गया सर रिम ले आऊं आज? मैंने कहा ले आओ। ये है क्या? प्रायर अप्रूवल। अब टीए को पहले से पता है कि आज नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाने हैं, मसरूफियत की वजह से उसे बताना भूल गया। मेरी इजाजत के बगैर टीए असिस्टेंट रिम ले आया पेपर का, क्योंकि क्लास में नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाने थे। मैंने बाद में कहा अच्छा चलो ठीक है, ले आए तो अच्छा किया। ये जो मेरा बाद एक्शन के बाद अप्रूवल देना है, सब्सिक्वेंट अप्रूवल, इसके लिए लॉ में वर्ड होता है रेटिफिकेशन, रेटिफाई करना। ये बार बार आएगा, इसको नोट कर लीजिए। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी एक्ट के बाद उसकी अप्रूवल देना, रेटिफिकेशन। कह रहे माइनर ने जो एग्रीमेंट माइनर होते हुए किया था वो वैलिड था कि वाइड था? वो वाइड अगेंस्ट हिम था। अगर माइनर ने एग्रीमेंट किया, अब जरा एग्जांपल गौर से सुनेगा, कहानी में ट्विस्ट है। एग्रीमेंट किया कि पैसे दे दूंगा आपको 17 साल की उम्र में। 19 साल की उम्र में वो बंदा पैसे, 18 साल से पहले तो बंदा आ ही नहीं सकता, नहीं तो हमने पढ़ ही लिया। 19 साल की उम्र में वो बंदा पैसे लेने के लिए आ गया। एग्रीमेंट कब किया? 17 साल का था। पैसे लेने के लिए बंदा कब आया? 19 साल। क्या माइनर पैसे देने के लिए पाबंद है? नहीं, क्यों नहीं? अब तो 19 साल का हो गया है, क्योंकि जो एग्रीमेंट था वो 17 साल की उम्र में, वो एग्रीमेंट वाइड था। वो एग्रीमेंट जो पहले एक दफा एग्रीमेंट वाइड हो जाए ना, वो फिर कभी वैलिड नहीं बनता। जो एग्रीमेंट एक दफा वाइड हो जाए वो फिर कभी वैलिड नहीं। वैलिड वाला वाइड बन सकता है बाद में, इलीगल हो जाए, बैन लग जाए। वाइड एक दफा हो गया। तो जो 17 साल की उम्र में वाइड है एग्रीमेंट, वो 19 साल की उम्र में भी वाइड है। अच्छा, अब अगर उसी एग्रीमेंट के ऊपर माइनर कहते, बात का तो होता है ना चेक के ऊपर डेट अगर गुजर जाए ना 6 महीने, तो उसके ऊपर जिस बंदे ने चेक इशू किया है ना, वो अगर नई डेट डाल के अपने साइन कर दे तो वो चेक रिन्यू हो जाता है, ये आपको तो दोबारा वैलिड हो जाता है। ये आपको लीगल पॉइंट बता रहा हूँ। बाज़ ऐसा होता है आपने किसी एग्रीमेंट के ऊपर कोई चेक नंबर लिखा हुआ है और वो चेक 6 महीने गुजर गए, चेक का स्टेटस वाइड, लेकिन उस बंदे ने लोन पे नहीं किया, तो आपने क्या करना है? दोबारा सारा एग्रीमेंट बनवाने की जरूरत नहीं होती, वो लिखा हुआ है। आपने क्या करना है? सिंपल चेक की डेट चेंज करा के उसे साइन जरूर करवा लेने हैं।
साइन जरूर करवा लेना जिससे पता चल जाए ये उसने चेंज किया है। बहरहाल तो अब क्या वो पुराना एग्रीमेंट था, ये तो वैसे चेक वाली एग्जांपल थी ना, एग्रीमेंट में थोड़ी अप्लाई, वो जो पुराना एग्रीमेंट है माइनर साल की उम्र में उसी एग्रीमेंट के ऊपर दोबारा साइन कर दे, उसी एग्रीमेंट के ऊपर दोबारा साइन कर दे, यानी रेटिफाई कर दे उसको, क्या कर दे कि हाँ जो 17 साल वाला था वो उस वक्त तो मैं माइनर था, उस वक्त तो वाइड अगेंस्ट मी था, अब मैं 19 साल का हो गया, दोबारा 17 वाले के ऊपर साइन कर देता हूं, तो क्या ये वैलिड हो जाएगा? लॉ कहता है नहीं, ये वाइड ही रहेगा। रेटिफिकेशन का कंसेप्ट माइनर पे अप्लाई नहीं होता, रूल ऑफ एस्टॉपल भी अप्लाई नहीं होता, रेटिफिकेशन का कंसेप्ट भी अप्लाई नहीं होता। कुछ कुछ समझ आ रही है? तो आप बताइए, आप अब सब जिसने बता दिया इसका मतलब आज तक का सारा लॉ उसे समझ आ गया। इस सिचुएशन में उस पर्सन को क्या करना चाहिए? पर्सन ने 17 साल की उम्र में लोन दिया, 19 साल की उम्र में माइनर कहने लगा सर मैं आपका देनदार हूं, आप कहें तो वो 17 साल वाले एग्रीमेंट पे दोबारा साइन कर दूं, क्या उस एग्रीमेंट पे दोबारा साइन कर दिया जाए तो वो अब वैलिड हो जाएगा? नहीं, वो पहले वाइड था अब भी वाइड है, रेटिफिकेशन उसकी नहीं हो सकती। आप बताइए क्या करना चाहिए? शाबाश, नया एग्रीमेंट बनाना चाहिए। 19, हाँ तो नए एग्रीमेंट में कंसीडरेशन क्या है? वही पास्ट वाली। तो क्या पास्ट कंसीडरेशन वैलिड है? ये टाइप्स ऑफ कंसीडरेशन में पढ़ चुके हैं, पास्ट कंसीडरेशन वैलिड है। तो इसीलिए अगर नया एग्रीमेंट किया जाता है ना, उसमें जो एज ऑफ मिनॉरिटी में पैसे लिए थे तो वो पास्ट कंसीडरेशन के तौर पे वैलिड होंगी, नया एग्रीमेंट कर सकते हैं, वो वैलिड हो जाएगा। क्यों वैलिड हो जाए? क्योंकि अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो एज ऑफ मेजॉरिटी में हो रहा है, मिनॉरिटी में नहीं हो रहा। आगे चले भी, आगे चले। नेक्स्ट कंसेप्ट पार्टनरशिप। क्या माइनर पार्टनर बन सकता? आपको पता टाइप ऑफ बिजनेस 3 है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है? इसका जवाब है, अब इसका जवाब थोड़ा सा ट्रिकी है। इसका जवाब है पार्टनर तो वो नहीं बन सकता। वन वर्ड आंसर है नो। क्यों नहीं बन सकता? इसके रीजन सुन लें। क्योंकि पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना जरूरी है, और माइनर कोई भी एग्रीमेंट कर नहीं सकता, वाइड अगेंस्ट हिम है। तो इसीलिए चूंकि माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी नहीं कर सकता, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं कर सकता तो वो पार्टनर भी नहीं बन सकता, सिंपल। तो क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? लेकिन अब ट्विस्ट सुनिए, माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर बट ही कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन उसे पार्टनरशिप के फवायद हासिल हो सकते हैं। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता बट ही कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। उसे पार्टनरशिप के फवायद हासिल भाई ये कैसे हो सकता है कि कोई पार्टनर हो ना लेकिन उसको पार्टनरशिप के फवायद हासिल हो? क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि पार्टनर तो नहीं है लेकिन उसको प्रॉफिट मिलता रहे। क्या ऐसा पॉसिबल है? कि बिल्कुल पॉसिबल है। तो माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता, बट ही कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर सारे पार्टनर तैयार हों तो उसे, इसका मतलब क्या होता है? एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स का कंसेप्ट डिटेल में हमने पार्टनरशिप के टॉपिक में स्टडी करना, बाद में आएगा। अभी सिर्फ ब्रीफली आपको बता दूं, इसका मतलब ये है कि वो माइनर को कहते हैं माइनर ले आ पैसे ले आ, या आपके वालिद साहब ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो हमारे पास है, आप लेकिन पार्टनर ना समझना, एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स हो मतलब तुमने आके मामला, अभी तो तुम्हें खुद दुनिया तुमने देखी नहीं है, समझ बूझ है नहीं तुम्हें, तो तुम आके फैसलों में इंटरफेयर करोगे, मुनासिब नहीं है, गलत फैसले होंगे तुम्हारे, तो तुम्हें हम बिजनेस में तो नहीं आने देंगे। हालांकि हर पार्टनर का राइट है बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन माइनर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो पार्टनर है ही नहीं।
तो वो कहता है तेरे को बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करने देंगे, लेकिन जो भी तेरा हिस्सा बनेगा घर बैठे तुझे दे देंगे, तुमने इधर आना नहीं, फर्म में नहीं आना तुमने। तो इस कंसेप्ट को, इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? माइनर नॉट ए पार्टनर बट एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये बात समझ आई? पार्टनर होने में और एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में फर्क है। कुछ समझ आया? माइनर पार्टनर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। शाबाश। आगे चल। अच्छा मुझे बताइए, ये चूंकि कंसेप्ट थोड़े ज्यादा हैं, तो अगर आप समझ रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अहम है, स्पीड ज्यादा अहम नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अहम है, स्पीड ज्यादा अहम नहीं है। मुझे बताइए, अगर आप समझ रहे हैं तो मैं आगे चलूँ, अगर आपको लग रहा है नहीं सर काफी कंसेप्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। आगे चलिए, आगे चलते हैं। लेकिन जब आपको लगे कि सर ज्यादा हो गया, तो फिर आपने मुझे रोक देना। नेक्स्ट, माइनर इन एन एजेंसी। माइनर इन एन एजेंसी। क्या माइनर एक एजेंसी का कंसेप्ट क्या है? ये आपको पता है कि जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपने बिहाफ पे अपॉइंट करता है कि जाओ ये काम कर लो। जैसे अगर फर्ज कीजिए हमने कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है और हम किसी प्रॉपर्टी डीलर को जाके कहते हैं हमारे बिहाफ पे कोई ग्राहक देखो और घर को बेचने का एग्रीमेंट करो, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? अपना एजेंट बना रहे हैं। और किस पर्पस के लिए? प्रॉपर्टी के लिए। तो उसे प्रॉपर्टी एजेंट भी कहते हैं। लेकिन हम सिर्फ एजेंट, आगे एजेंट की टाइप्स की तरफ जाने की हमें जरूरत नहीं। एजेंट कौन है? वो पर्सन जो हमारे बिहाफ पे काम करेगा, दूसरे लोगों के साथ एग्रीमेंट करेगा। अगर हम किसी को ये कहते हैं भाईजान हमारी 4 दुकानें माल रोड पे जाओ, उनका किराया लेके आओ, तो हालांकि किराए पे दुकानें तो हमने दी हैं, किराया तो हमें मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी को ऑथोराइज करके भिजवा देते हैं और दुकानदार उनको किराया दे देते हैं, तो क्या समझा जाएगा? किराया किसको मिला? एजेंट को या प्रिंसिपल को? प्रिंसिपल। क्यों लिया? तो एजेंट ने है, उसके बिहाफ पे लिया था, एजेंट में रखिएगा। तो एजेंट के एक्ट्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल के एक्ट्स। एजेंट का कंसेप्ट समझ आ गया? अब सुन लीजिए, वो कहता है जो माइनर है ये एजेंट तो हो सकता है लेकिन प्रिंसिपल नहीं हो सकता। माइनर को एजेंट बनने की इजाजत है, प्रिंसिपल बनने की इजाजत नहीं। रीजन बता सकते हैं? एजेंट बनने की इजाजत क्यों है? वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, तो कर भी नहीं रहा। एजेंट जो भी एग्रीमेंट करता है वो उसके अपने थोड़ी होते हैं, वो किसके होते हैं? तो माइनर एजेंट बन सकता है। क्यों भला? क्योंकि एग्रीमेंट प्रिंसिपल के होते हैं और प्रिंसिपल के ही होंगे, एजेंट तो मिडिल पार्टी। लेकिन माइनर प्रिंसिपल नहीं बन सकता। प्रिंसिपल क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के बिहाफ पे होते हैं और माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फुली कॉम्पिटेंट नहीं है। माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने, तो इसलिए लॉ ने एजेंट की पोजीशन पे एतराज नहीं किया। माइनर एजेंट की पोजीशन पे आ जाए, माइनर लॉ ने एतराज क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी कर रहा है, वो तो प्रिंसिपल के, और वो ठीक है। प्रिंसिपल अगर मेजर है तो ठीक है, माइनर एजेंट हो सकता है। लेकिन माइनर को लॉ ने कहा तू एजेंट बन जा, लेकिन तूने प्रिंसिपल नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के नाम पे होते हैं और वो प्रिंसिपल नहीं बन सकता। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। बस चलिए ठीक है, इसको फिर ऐसा करते हैं, यहां पे लगाते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, ताकि आपकी असाइनमेंट को मैं रिवाइज कर दूंगा, रिवाइज करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि आप यही वाले कंसेप्ट्स करें, आगे वाले कंसेप्ट ना करें। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।